नमो नमः मेरे प्यारे बच्चे। शुभ संध्या। बेटा, हम भगवान शिव की आराधना करते हुए अपना अध्यापन शुरू करते हैं। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। भगवान शिव की आराधना करते हुए आज हम अपने व्याकरण का महत्वपूर्ण बिंदु संस्कृत के बारे में, संधि के बारे में हम संक्षिप्त चर्चा करते हैं। ठीक है बेटा, संधि क्या है? संधि क्या है? तो इसमें है कि पूर्व पदस्य अंतिम वर्णेन समम उत्तर पदस्य पूर्व वर्णस्य मेलनेन यत् परिवर्तनम भवति तत् संधि इति। कहते हैं पूर्व पद का, क्या बोलते हैं इसका? पूर्व पद का अंतिम वर्ण के साथ, समम माने साथ, उत्तर पदस्य, उत्तर माने बाद वाले पद के, पूर्व वर्णस्य, पूर्व वर्ण के साथ, षष्ठी विभक्ति, मेलनेन, मिलने से, यत परिवर्तनम, जो परिवर्तन होता है, यत परिवर्तनम, जो परिवर्तन होता है, तत् संधि इति, वह क्या है? संधि है। पूर्व पदस्य अंतिम वर्णेन समम उत्तर पदस्य पूर्व वर्णस्य मेलनेन यत् परिवर्तनम भवति तत् संधि इति। पूर्व पद का अंतिम पद के पूर्व वर्ण के साथ, मतलब बाद वाले दो पद होते हैं, ये हुआ पूर्व पद, ये हुआ पर पद। पर पद माने अंतिम पद। पहले पद का अंतिम वर्ण विद्या में जो बाद वाला आ है वो, और दूसरे पद का पहला वर्ण, दूसरे पद माने बाद वाले पद का ये जो पहला वर्ण है, ये क्या है? बाद वाले पद का पहला वर्ण। इन दोनों के मेल से, जैसे यहाँ आ कर लेते हैं और ये आ, बाद वाला आ निकला, और यहाँ के शुरू का वर्ण है आ, इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, वही क्या है? संधि है। ठीक है, समझ आ गया होगा। इन्होंने उदाहरण के माध्यम से समझाया है। विद्या जमा आलय, विद्या एक पद, आलय दूसरा पद। अब पहले पद का अंतिम वर्ण जब दूसरे पद के पहले वर्ण से मिल करके कोई विकार, कोई नया वर्ण बनाता है, परिवर्तित करके कोई नया वर्ण बनाता है, उसको संधि कहते हैं। विद्या, विद्यालय मिल करके एक विद्यालय शब्द का निर्माण किया। सार्थक निर्माण होंगे, जैसे का जमा का मिल करके कक, ये कोई पद नहीं है, जो सार्थक निर्माण होंगे। ठीक है, आगे कहते हैं एवमेव यदि जमा अपि। दूसरा उदाहरण इन्होंने दिया, यदि जमा अपि, यदि जमा अपि, इन दोनों से विकार उत्पन्न हो करके यद्यपि बना। कवि जमा इंद्र, कवि के इस ई और ई मिल करके जो निर्माण हुए वो कवींद्र बनाएंगे। मतलब कि कवि अलग है, इंद्र अलग है, लेकिन कवि और इंद्र मिल करके एक सार्थक शब्द का निर्माण किए, जो कि है कवींद्र। सामान्यतः संधि त्रिविधम तथा, सामान्य तौर पर संधि के तीन विधियां हैं। स्वर संधि, जिनको हम अच संधि भी कहते हैं, व्यंजन संधि, जिनको हम हल संधि भी कहते हैं, और विसर्ग संधि, जो विसर्ग ही कही जाती है। तो संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि का
उपनाम है अच संधि और व्यंजन संधि का उपनाम है हल संधि। ठीक है, अब आज हम आपके कोर्स में जो है उसकी बात करते हैं। आपके इसमें जो है स्वर संधि है, तो हम आज सभी बच्चों के साथ स्वर संधि की चर्चा करते हैं। ठीक है, फिर नियम बाय नियम एक एक संधि को आपको विस्तृत समझाएंगे ताकि हमारे प्रत्येक बच्चे के माइंड में ये चला जाए, ये उनको हृदय में ये बस जाए कि संस्कृत को कितने सरल तरीके से समझा जा सकता है। तो नंबर 1 है स्वर संधि। स्वर वर्णेन सह स्वर वर्णस्य मेलनम स्वर संधि कथ्यते। कहते हैं स्वर वर्ण के साथ, सह माने साथ, स्वर वर्णस्य मेलनम, स्वर वर्ण का मेल क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। जहाँ पर स्वर का मेल स्वर संधि के साथ हो, वहाँ पर जहाँ पर स्वर का मेल, माफ करिएगा, जहाँ पर स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण के साथ हो, वहाँ पर स्वर संधि होती है। स्वर का मेल, जैसे आप लोग स्वर व्यंजन जानते होंगे, जैसे आ, ई, उ, ये आदि जो हमारे स्वर हैं, जहाँ पर इनका मेल आपस में ही हो, व्यंजन के साथ नहीं, नियम ही है स्वर संधि। जहाँ पर स्वर संधि का मेल, स्वर का मेल स्वर के साथ हो, वहाँ पर स्वर संधि होता है। संस्कृत भाषायां स्वीकृताः स्वरवर्णाः इमे सन्ति आ इ उ री ली ए ऐ ओ औ। ये हमारे क्या है? स्वर वर्ण हैं। यहाँ पर स्वर संधि का परस्पर एक दूसरे से मेल होकर के स्वर संधि का निर्माण करती है। अत्र केचिद् विशिष्टाः संधेयाः उल्लेखनीयाः। यहाँ पर कुछ विशिष्ट संधियाँ उल्लेखनीय हैं। आज हम सिर्फ एक संधि की चर्चा करेंगे जो कि है दीर्घ संधि, और पहली संधि है, इसका हम विस्तृत चर्चा करने के बाद कल हम यण संधि और अगली संधि की चर्चा करेंगे। क्योंकि बेटा जब तक आपका व्याकरण मजबूत नहीं होगा तब तक आप कुछ भी समझ नहीं सकते हो। संस्कृत की यही खासियत है कि आपको अच्छा पढ़ने के लिए आपको संस्कृत के छोटे छोटे महत्वपूर्ण शब्दों को ध्यान में रखना पड़ेगा, बिंदुओं को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं दीर्घ संधि पर। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, इसको हम सवर्ण संधि भी कहते हैं। इसका परिभाषा यहाँ पर संस्कृत में दिया गया है, मैं हिंदी में बता दूँ कि जब आ ई उ री चाहे ह्रस्व आए चाहे दीर्घ आए, तो उन दोनों के स्थान पर, जैसे आ के बाद आ आए, ई के बाद ई, उ के बाद उ, री के बाद री, इनके स्थान पर ये नहीं है कि आ के बाद ई आ जाए, आ के बाद आ ही आए। जैसे आ एक यहाँ है, इसके बाद आ ही आया है, तो ये क्या हुआ? हमारा दीर्घ संधि। ठीक है, चाहे वो ह्रस्व माने होता है छोटा, दीर्घ माने होता है बड़ा। चाहे वो ह्रस्व हो चाहे वो दीर्घ हो, तो वो हमारे दोनों मिल करके वो दीर्घ हो जाते हैं। दोनों वर्ण मिल करके वो दीर्घ हो करके एक उचित शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे मुर जमा अरिहि, मुरारी, पाठ जमा आरंभः, पाठारंभः। देखो मुर आ निकला ना, जैसे मैं एक समझा देती हूँ, मुर जमा अरिहि, ये एक पद हुआ, ये दो पद हुआ, समझ आ रहा है ना? एक पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ। अब संधि का नियम है, पहले पद का अंतिम वर्ण, पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है? रा, रा में आ, रा में आ, जमा दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है? अरी में आ। और नियम क्या है? जब आ या आ के बाद उसी का समान वर्ण आता है तो उसका दीर्घ हो जाता है, चाहे ये छोटा हो चाहे ये बड़ा हो। ठीक है, तो दोनों मिलकर के किसका निर्माण किए? एक नए वर्ण का निर्माण किए जो कि बड़ा आ।
अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मुर। अब इसमें से तो आ निकल गया, इसको हम हलंत लगा देते हैं बेटा। फिर अब सब संधि किया हुआ पद, इस आ को हम बोलेंगे संधि किया हुआ पद। तो पहला पद जमा संधि किया हुआ पद आ, जमा। अब अरि में आ निकल गया, क्या बचा हमारा री। अब इनको हम जोड़ देते हैं, क्या बन जाएगा मुरारी। क्या मुरारी। मुरारी किसको बोलते हैं, भगवान कृष्ण को। तो इसी तरह से हमें इन शब्दों का निर्माण करना है। हमारे प्यारे बच्चे इसको अपने कॉपी पर लिख करके, मेरे प्यारे बच्चे इसको अपने कॉपी पर लिखना। ये नहीं है कि आप सुन करके वीडियो क्लोज करके रख दें, अपनी कॉपी पर लिखना। जो समझ आएगा उसको ठीक है, जो नहीं समझ आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख करके कि मैम मुझे ये समझ नहीं आया, तो उस पर हम आपको दोबारा समझाएंगे और अच्छे से समझाएंगे, ताकि आपके वो बातें, वो शब्द आपके दिल तक पहुंच जाए और जीवन में कभी भी ना भूलें। ठीक है, ऐसे ही है। इनमें आप उदाहरण ढूंढ करके, दीर्घ संधि का संपूर्ण उदाहरण ढूंढ करके आपको लिखना है, और कम से कम 15 उदाहरण आपको लिखना है। उसके बाद फिर कल आपको यण संधि के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम उसकी पुनरावृत्ति करेंगे, दोहराएंगे, उसके बाद फिर हम यण संधि के बारे में बताएंगे। बच्चे इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको बार बार वीडियो को देख करके अपनी समझ बढ़ाएं। ठीक है, धन्यवाद।